हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। आज हम शुरुआत 2.2 में सवाल नंबर 4 से करते हैं। देखिएगा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 7 सवाल बना के दिए हैं। सभी का एक ही तरीका है कि शून्यक कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। पहले तो शून्यक के बारे में समझ लें। शून्यक क्या होता है? शून्यक चर राशि का मान है। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर देता है। चर राशि का वह मान जो बहुपद को शून्य कर देता है वो शून्यक कहलाता है। तो देखिएगा, हमें क्या करना है। पहला सवाल देखते हैं। इसमें आपको बहुपद px है, वो x + 5 दिया हुआ है। तो हम शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखो, शून्यक के लिए हमें बहुपद का मान शून्य बनाने वाला x चाहिए कि बहुपद के मान को शून्य कर दे। वो x का मान कौन सा है, वही शून्यक कहलाएगा। तो हमें px को शून्य के बराबर लेके चलना है, यानी x + 5 बराबर शून्य रखना है। यहां से आप पक्षांतरण करके x का मान -5 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x का मान आ गया -5। ये x का मान -5 है, यही शून्यक है। क्योंकि चाहे आप इसमें रख के देखें, -5 + 5 करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी बहुपद का मान शून्य हो गया। किसने किया? x बराबर -5 ने किया। तो जो भी बहुपद के मान को शून्य कर देता है वही शून्य कहलाता है। तो x बराबर -5 बहुपद px का शून्यक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला सवाल है। ऐसे ही आप दूसरा सवाल कर लेंगे। तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया हुआ है px का मान है वो 2x + 5 है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शून्य के लिए px को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो px का मान आपको दे रखा 2x + 5 बराबर रखेंगे शून्य के। आप पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर आएगा -5, क्योंकि 0 ये +5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -5। x का मान निकालेंगे तो -5/2 हो जाएगा। यही x का मान इसका शून्य कहलाएगा। आप ऐसे ही चौथा सवाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। पांचवें सवाल में आपको px बराबर 3x दिया हुआ है। तो शून्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शून्य के लिए आपको px को शून्य के बराबर लेके चलना पड़ेगा। px का मान 3x है, 3x बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो 0/3 हो जाएगा, यानी x का मान आएगा 0। तो x बराबर 0 है, वही इसका शून्यक है। जैसे आपका सवाल नंबर 5 है, वैसे ही सवाल नंबर आपका 6 है। आप क्या करेंगे? px बराबर 0 रखेंगे, ax बराबर 0 होगा। x का मान निकालेंगे तो 0/a करना पड़ेगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा दे 0 ही आएगा। तो x बराबर 0 ही इसका शून्यक है। जैसे आपने सवाल नंबर 3 किया है, वैसे ही आपका सवाल नंबर 7 हो जाएगा इससे। ठीक है, ये आपका है सवाल नंबर 4। ये 2.2 प्रश्नावली इस सवाल पे खत्म हो जाती है। 2.3 प्रश्नावली वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, जो अगले क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भाग आता है इसमें 3 नंबर का। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। 2.3 प्रश्नावली है, उसमें क्या क्या बातें काम में आएंगी। सबसे पहले एक छोटे से भाग से सीखते हैं। जैसे मान लो आपके पास में 13 एक संख्या है,
4 से आपको भाग लगाना है, तो 4 तिये 12 और शेषफल बच जाएगा 1। भाग की विधि में जो आपको ऊपर प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है, जिससे आप भाग कर रहे थे वो आपका भाजक कहलाता है। ये संख्या आपकी भाज्य कहलाती है और ये शेषफल कहलाता है। ठीक है, किसी भी भाग में हमेशा एक बात सत्य होती है कि शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए, तभी भाग सही है, वरना गलत है। आप देखें, यदि 4 से हम भाग दें 13 में 2 बार, तो आपका शेषफल 5 बचेगा, जो कि भाजक से ज्यादा है। इसका मतलब ये भाग गलत है। ठीक है, तो कभी भी जो शेषफल होगा वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है और भाजक के बराबर भी नहीं हो सकता है। हमेशा शेषफल भाजक से छोटा ही रहेगा, तभी वो भाग सही है। एक बात इसके लिए सदैव सत्य है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। तो देखो, आपको भाज्य इसमें कितना दिया हुआ है? 13। भाजक आपका 4 है, भागफल 3 है, प्लस में शेषफल 1 है, तो आपको 13 मिलेगा। देखो, 4 तिये 12 प्लस 1, यानी 13 बराबर 13। किसी भी भाग को चेक करने के लिए कि भाग सही है या नहीं है, ये आपको याद रखना है, हमेशा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल रहता है। ठीक है, अब बहुपद में हम ये भाग वाली विधि पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमें क्या बात याद रखनी है? देखो, जो आपका भाज्य होता है उसको हमेशा px से लिखा जाता है। px मतलब बहुपद, जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो ये px है, इसको भाज्य बोलेंगे। जिससे आप भाग कर रहे हो वो है gx। gx मतलब ये आपका भाजक है। इसमें भाग लगाने पर आपको जो भागफल प्राप्त होता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट इन वेरिएबल x, यानी आपका भागफल है। भाग की विधि के बाद में आपको जो शेष मिलता है, शेषफल rx, r फॉर रिमाइंडर, तो ये आपको शेषफल मिलेगा। इसमें भी आपको वही भाग वाली बात याद रखनी है कि हमेशा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल, ये सदैव सत्य है। तो आप ये बात याद रखें कि भाज्य px बराबर भाजक gx गुणा qx और प्लस में rx। इस पर आधारित आपके 3 नंबर के सवाल कक्षा 10 में आएंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखें। एक बात और याद रखनी है आपको, बहुपद का मानक रूप क्या होता है? किसी भी बहुपद का मानक रूप क्या होता है? उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लो आपको लिख के दे दिया -2x की घात 2 प्लस 3x माइनस 7। एक उदाहरण तो आपको ये बना के दिया है, ये कोई बहुपद लिख के दिया है। एक बहुपद और लिख के दे रहे हैं, जैसे मान लो 3x की घात 5 माइनस 2x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 14। आप देखेंगे कि इसमें जो भी चर राशि है उसकी घातें घटते हुए क्रम में है। पहले 2 घात थी, उसके बाद में 1 घात आई है, तो पहले सबसे बड़ी घात है, फिर छोटी घात है। इस उदाहरण को देखोगे तो इसमें भी देखो, सबसे पहले चर की बड़ी घात है, फिर छोटी घात वाला पद है, फिर उससे छोटी घात वाला पद है, लास्ट में कांस्टेंट यानी अचर पद है। तो यदि घटते क्रम में घातें लिखी हुई हो, घटते हुए क्रम में घातें लिखी हुई हो, तो वो जो रूप होता है वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है,
तो ये बातें आपको याद रखनी है। कभी आपको ऐसा सवाल मिल जाए 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3, इस प्रकार से कोई बहुपद लिखा हुआ मिल जाए तो वो मानक रूप नहीं है। मानक रूप क्या होगा? घटते हुए क्रम में घातें व्यवस्थित करो, यानी इस पद को आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर इससे कम घात वाले पद को यानी माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट में अचर पद यानी प्लस का 3 सबसे बाद में। तो ये आपका मानक रूप हुआ। ये मानक रूप नहीं है, ये मानक रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगला जो भाग सीखेंगे हम उसमें इनको काम में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।